बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल बासित एडवोकेट आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है वो कॉरपोरेट लॉ से मुताल्लिक है। जो नौजवान वकील कॉरपोरेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कॉरपोरेट लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए इंतहाई अहम सवालात और इंतहाई एक जो है वो मुफीद वीडियो ये साबित होगी, जिसके अंदर हम जो है वो ये सब चीज़ें बताएंगे कि कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस किस किस्म से काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसके अंदर किस किस्म का काम होता है। और अगर आप कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, किस तरह से आप कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस के अंदर एक बेहतरीन, एक जो है वो नफ़ा बख्श, एक फ़ायदेमंद, कामयाब, माशरे के लिए भी अपने लिए भी कामयाब हैंडसम इनकम कमाने वाले वकील बन सकते हैं। शुरू के अंदर जो प्रैक्टिस थी वो आम तौर से क्रिमिनल साइड की, सिविल साइड की चलती थी, लेकिन ये 90s के बाद कॉरपोरेट का काम जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। और इससे पहले ये जो प्रैक्टिस थी वो असल में ये कहलाती थी कि जैसे ये कोई कंपनीज़ की प्रैक्टिस है, लेकिन उसके 90s के बाद जो है ये ऐसा हुआ है कि ये कॉरपोरेट की प्रैक्टिस जो है वो मंजर आम पर आई है। लोगों को ये बातें समझ में आई कि कॉरपोरेट साइड की भी एक बड़ी फील्ड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके अंदर आप जो है वो काम करेंगे तो कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये पहला लेक्चर है, इसलिए इसके अंदर इंतहाई आसान ज़बान में आम लोगों को, आम फहम लोगों को ये बात समझाई जाएगी कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या होता है, और इंतहाई अहम सवालात के ऊपर बात होगी जो एक आम वकील के जहन में होते हैं। अच्छा, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। कंपनी लॉ जो है उसका ताल्लुक़ कारोबार से, और बहुत ही अहम इदारा जो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस के अंदर है वो SECP है। और SECP के अंदर ये जो कंपनीज़ होती हैं ये इनलिस्ट होती हैं, पब्लिक कंपनीज़ उसके अंदर इनलिस्ट होती हैं। मैं आगे जाके इसकी और तफसील बताता हूँ कि इनलिस्ट का क्या मतलब है और क्या बात है। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है यानी SECP है, यहाँ से शेयर्स बिकते हैं और यहीं पर जो है वो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, यही बताती हैं कि क्या बात है। और अगर वो जो कंपनी है वो कोई गड़बड़ कर रही होती है, किसी किस्म के मामलात ऐसे कर रही होती है कि आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, या मीटिंग जो है वो जो साल में 2-3 मरतबा, कम से कम 3 या 4 मरतबा करनी होती है, वो मीटिंग अगर शेयर होल्डर्स के साथ नहीं हो पा रही है, इस तरह का कोई मैटर है, या जो है वो जो उसके एसिड्स हैं वो कम हो गए हैं जिसको, और क्रेडिटर्स की जो वो है अपना क्रेडिट वो ज़्यादा हो गया है, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो उनकी भी जो है वो SECP उनके ऊपर भी नज़र रखती है, उसके हिसाब से भी काम को करती है कि ये कंपनी गलत काम कर रही है, ये सही कर रही है, और उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। कंपनी को बंद भी कराया जा सकता है, SECP के ज़रिए से भी एक्शन किया जा सकता है। बहरहाल, मैं आपको बता रहा था कि SECP इसका बहुत अहम इदारा है, उसको समझना ज़रूरी है कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हम आगे चलें तो आपको इस बात को मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा कि ये जो अपना मर्केंटाइल लॉ है ये तो LLB के अंदर पढ़ाया जाता है। ये हमारी जो है वो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस के अंदर बहुत अहम है। अगर आप अभी LLB कर रहे हैं तो मर्केंटाइल लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ें, और इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया जाता है LLB के अंदर, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा आपको। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और इसके अलावा जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और बकाया जो इससे मुतालिक कानून हैं जो मतलब अहमियत के हामिल हैं, वो कानून जो है वो LLB के अंदर नहीं पढ़ाए जाते। जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि वकालत के अंदर मैटर ये है कि ये जो LLB होता है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होता है। इसके अंदर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि कानून के पढ़ने का ये तरीका है। अहम अहम कानून जो आम तौर से प्रैक्टिस के अंदर बच्चे को इनिशियल स्टेज के ऊपर चाहिए होते हैं, जिसकी मालूमात होनी चाहिए, वो पढ़ा दिए जाते हैं। बाकी आप जिस स्पेसिफिकली फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड होंगे
जिस तरफ आपको वकालत लेकर जाएगी, ज़िंदगी जिस तरफ लेकर जाएगी, आपने उस तरफ जाना है और उससे मुताल्लिक जो और कानून है वो बकाया आपको पढ़ना पड़ेंगे। इस तरीके से ये मैटर होता है। अच्छा, आप सब ये देखें कि अगर आपको कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक फार्मूले पर अमल करना होगा। वो फार्मूला ये है कि आप किसी भी इशू को देखें। मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर के अंदर कोई इशू चल रहा है कि ये जो जैसे हमारा एक ताज कंपनी थी, उसको हम इसके अंदर फोकस कर लेते हैं। ताज कंपनी थी और ताज कंपनी जो है वो इस तरीके से चल रही है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी मैटर चल रहा है किसी कंपनी से मुताल्लिक, कि इलेक्ट्रिक के मामला चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, उस मैटर को देखें। फिर उसके अंदर इशू क्या है। जैसे ये के इलेक्ट्रिक की कंपनी है, ये के इलेक्ट्रिक जो है वो जो कंपनी चल रही है ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, ये जो बिजली घर बना है ये किस कानून के मुताबिक बना है, बिजली घर बनाने के लिए कहाँ कहाँ से आपको इजाज़त लेना पड़ती है, वो कानून पढ़ें जो उससे कंसर्न कानून है कि ये कानून है इससे मुताल्लिक, ये कानून पढ़ना है आपने। फिर उसके अंदर वो किस तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ये हुआ है, वो सारी चीज़ें जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पढ़ें। फिर उसके अंदर जो इशू चल रहा है, यानी कि हमारी जो एक प्राइवेट कंपनी है जो हमारी अपना कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक है, कि इलेक्ट्रिक से लोगों को ये शिकायत है। लोग कहते हैं कि आप मुश्किल करते हो हमारे लिए पैदा, बिजली महंगी देते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो और ओवर बिलिंग करते हो। ये एक इशू बन गया कंपनी के दरमियान में। फिर ये पहले आपने फैक्ट्स देखे, फैक्ट्स देख के फिर उसका इशू बनाया कि इशू ये है, मैटर ये है। फिर उसके ऊपर आप जो है वो जो भी रेलेवेंट लाज हैं उनको आपने पढ़ा कि भाई क्या हम ये ओवर बिलिंग कर सकते हैं, बिजली चोरी हो रही है, इस तरीके से हो रहा है, ये मामला इस तरीके से हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो इसका क्या कानून के अंदर दिया गया है तरीक़ेकार, और क्या नहीं दिया गया, किसकी परमिशन चाहिए, किसकी नहीं चाहिए, उस चीज़ को आपने कंसिडर किया। उसको कंसिडर करने के बाद इसका आपने एनालिसिस करना है, देखना है इसको। ये मैं आपको ये चीज़ें क्या बता रहा हूँ कि ये कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस के लिए आप अपनी रूटीन का मामला बनाएं। इस तरीके से आप हर सेक्टर के अंदर करेंगे अभी से तो मुस्तकबिल के अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुरू में जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी फ्रेश एलएलबी कराए, कुछ और मामला आते हैं, उनका मैं बता रहा हूँ, या 2-4 साल हो भी गए, अब वो चाहते हैं कि मैं मूव कर लूँ कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस की तरफ, उनके लिए बता रहा हूँ। उसका आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद उसका एक कंक्लूजन निकालना है अपने ज़हन में। असल में अपनी सोच को जो है वो अपना ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी सोच को देखना कि इस मामले को मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। ये जो इशू है, ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स के ऊपर जो इशू है, इससे जो रेलेवेंट कानून है, उसका एनालिसिस मेरा ये निकलता है और मेरा कंक्लूजन ये है। असल में वो कंक्लूजन, वो जो वकील का जो मामला है, जो उसका बताना है कि यार ये बात ये है, ये एनालिसिस है मेरा, ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा व्यू है। जो कंपनीज़ होती हैं, जो सेक्टर्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो आपका कंक्लूजन मांगते हैं। वो आपका ये मांगते हैं कि भाई ये हमारा इशू था, ये फैक्ट्स थे, ये एनालिसिस है, ये इसका कंक्लूजन है, वो बना के उनको देना होता है, उसके पैसे मिलते हैं कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस में। ये एक बहुत मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं इसके अंदर, बहुत मतलब अच्छा नाम होता है, अच्छी सेटिंग होती है। नए लोग जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, जैसे कुछ साथी जो है वो अभी एलएलबी किया हमने साथ में, 500 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। अब वो स्टूडेंट्स में से जो हमारे दोस्त हैं, 2 स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट साइड पर चले गए, जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो क्रिमिनल साइड की या सिविल साइड की प्रैक्टिस करते हैं। आप देखेंगे कि 2-3 साल के बाद उसने तो गाड़ी भी निकलवा ली लीज़ के ऊपर, उसकी तो बहुत अच्छी सेटिंग है, वेल सेटल्ड होके बैठा है, ये बात है, शादी भी हो गई, ये सब कुछ हो गया। तो वो मामलात ये हैं कि वो जो कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस है, वो क्योंकि कारोबार का पैसे का मामला है, उसमें पैसा मिलता है, वो अच्छी प्रैक्टिस है। ये नहीं है कि ये जो क्रिमिनल साइड की या सिविल साइड की प्रैक्टिस है ये अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी है, लेकिन ये एक बेहतर सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छा काम है इसके अंदर। आने वाले लोगों के लिए इसके अंदर बहुत मौके हैं। अच्छा, मैंने आपको जो बताया है, ये इन 5 चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रखना है। फैक्ट्स, जो मतलब मामला चल रहा है, जो भी बात है, फिर उसके अंदर इशू क्या बना है, क्या मसला है,
फिर उससे मुतालिक रेलेवेंट लॉ, फिर रेलेवेंट लॉ के बाद उसका एनालिसिस, फिर एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन। ये एक अगर आप अपने पास कुछ बनाएंगे, कुछ मामलात इस तरह से करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ये आपका बहुत बेहतर काम होता चला जाएगा। न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर भी आप अपने इंटरव्यू लगाएं, ये लगाएं, और सोशल मीडिया पे भी लगाएं, भाई मेरा कंक्लूजन ये है, इस मामले में मेरी ये बात है, आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस के अंदर एक बात ये आ गई, यानी कि हम अगर और आगे चलें तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इनिशियल स्टेज पर है, वो ये सोचता है कि यार कंपनी क्या है। कंपनी असल में एक आइडेंटिटी रखती है अपनी, और उसके अंदर जो लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी सिर्फ जितने आपने पैसे लगाए हैं कंपनी के अंदर उस तक मुनहसर रखती है। उसमें ये होता है कि आपने जो कंपनी बनाई है उसके अंदर आपको जो आपने पैसे लगाए हैं, यानी कि मेरी जो पर्सनल जो चीज़ें हैं, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरे मामलात हैं, उसके ऊपर हर्ज नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई मसला नहीं होगा। मैंने इस कंपनी के अंदर भाई 2 करोड़ रुपए लगाए, अगर कारोबार में लॉस हो जाता है, कुछ मसला हो जाता है, 2 करोड़ का रिस्क है मेरा। ये नहीं है कि मेरा घर भी बिक जाएगा साथ में, ऐसा मामला नहीं है इसमें। अच्छा, कंपनी जो बनाई जाती है उसके अंदर पब्लिक से पैसे लेकर और दूसरे पार्टनर्स के आपस में मिलकर इस तरह से बनाई जाती है। कंपनी 2 किस्म की है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो उसके अंदर 50 से ज़्यादा मेंबरान हो, और उसके अंदर शेयर्स के बेचने की कोई पाबंदी ना हो, यानी कि उसमें ऐसा ना हो कि आप किसी थर्ड पर्सन को शेयर्स नहीं बेच सकते। तो अगर उसके अंदर आप किसी को भी शेयर्स बेच सकते हैं और 50 से ज़्यादा मेंबरान हैं, तो ये होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर 50 से कम मेंबरान हैं और आप जो है वो शेयर्स मार्केट के अंदर नहीं बेच सकते, तो वो कहलाएगी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अभी 2017 के बाद से ये भी अमेंडमेंट है, ये भी मामला है कि आप अकेले बंदे, मैं किसी को अपने साथ नहीं मिला रहा, मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी रखूँगा अपनी, और अपने पैसे लगा के कंपनी चलाऊँगा। ये भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप कारोबार करने जा रहे हैं, यानी कि देखो मेरे पास कोई आदमी आएगा, उसने बिजली घर बनाना है, तो बिजली घर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन मामलात की ज़रूरत है, जो रेलेवेंट लॉ की ज़रूरत है, और जो मेरा कंक्लूजन है, जो भी मेरा कहना है, उस बारे में मेरे से पूछा जाएगा। वो आपने उसको बताना होता है कि ये कानून है, ये मामलात हैं, यहाँ से हमें इजाज़त लेनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। उन चीज़ों के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, उन चीज़ों का आपने पढ़ना है। इसी तरीके से आप ये देखें कि कंपनी का बनाना, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है कंपनी की, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं SECP से, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर एक अहम चीज़ जो है वो ये होती है कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, यानी मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अंदर हमने सारी बातें लिखी हुई होती है। हमारे पास लिखा हुआ होता है कि हम ये काम करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इस तरह से होगा, ऐसे मीटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ कंपनी होता है। अच्छा, जो भी फैसले कंपनी के अंदर होंगे, वो फैसले जो है वो अगर उसको इस तरीके से कंक्लूड करा जाए कि सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका, वो खुद कुछ फैसले कर सकता है बजाते खुद, जो उसकी नौयत है, उस नौयत के हिसाब से वो मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है। और उसके बाद जो है वो भी अकले कुल नहीं है, वो पूछेगा उसके बाद जाके आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, यानी कि हम 10 बंदों ने मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हैं, हमारे इसके अंदर शेयर्स भी हैं, जो भी मामलात हैं, तो वो उनसे पूछता है, उसके अंदर मशवरा होता है उनका, उसके मुताबिक जो है वो कंपनी चलती है, वो फैसले किए जाते हैं। और साल के अंदर 3 या 4 मरतबा उसकी मीटिंग होती है, ये मीटिंग कराना लाजमी है। मीटिंग होती है उसके अंदर तमाम मेंबरान जो शेयर होल्डर्स हैं उन सब से मशवरा होता है, बातचीत होती है कि इस इशू को इस तरह से करा जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा, हम यहाँ पैसे लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जितने जिस आदमी के शेयर हैं इतने उसके वोट हैं। जमहूरियत है, यानी कि एक शेयर अगर 100 रुपये का है और मेरे 5000 वोट हैं, तो मेरे 5000 वोट हैं।
और अगर किसी आदमी के जो है वो 100 रुपये का एक शेयर है, उसके 5 लाख शेयर्स हैं, तो उसके 5 लाख वोट हैं। वो अपने हिसाब से उनकी एक मीटिंग होती है, उसके अंदर इस बात का फैसला करा जाता है। और आगे अगर हम चलें इसके अंदर कि हम जब कंपनी को रजिस्टर्ड कराएंगे तो सबसे पहले उसका नाम, अच्छा उसका नाम जो है हमें पहले देखना पड़ेगा कि इस नाम से कोई और कंपनी तो नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। कॉपीराइट का इशू है, लेटर्स पेटेंट का इशू है, ट्रेडमार्क का इशू है, ये जो भी मामलात हैं यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ये भी मामलात हमारे कॉरपोरेट लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं। कॉरपोरेट लॉ में इसमें भी हमने तवज्जो देनी होती है। इसके अलावा कंपनी लॉ का ताल्लुक़ फेडरल लेवल का काम है, इस बात को जहन में रखें कि यानी SCCP के अंदर जो हम इसकी वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो फेडरल लेवल का काम है। और फेडरल लेवल का काम होने के साथ साथ आपको प्रोविंशियल लेवल पर भी उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। जिस सूबे के अंदर आपने उसका हेड ऑफिस बनाया है, उसका ऑफिस बनाया है, वो जगह कि भाई ये जगह है मेरी, इस जगह के ऊपर मेरा हेड ऑफिस बनेगा, इस तरह से मैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी दो अलग अलग चीज़ें, इस बात का आप ख्याल रखें। जब कोई कंपनी SCCP के अंदर शामिल हो जाएगी तो इनकॉर्पोरेट ऑफ कंपनी कहलाएगी, वहाँ से वो जो है वो इनकॉर्पोरेशन उसकी होती है कि इनकॉर्पोरेशन इस वक्त की है, रजिस्ट्रेशन इस वक्त की है। इस बात को मलूज़ खातिर रखना है। कुछ काम करने के लिए इजाज़त लेना पड़ती है, जैसे कि आप कंपनी एक जो है, जैसे मैंने बिजली घर की अभी आपको एक मिसाल दी कि बिजली घर आपने अगर बनाना है तो आपको परमिशन लेनी होगी, बिजली घर ऐसे तो नहीं बन जाता। इसी तरीके से आपने बैंक खोलना है तो बैंक के अंदर जो भी उसके रेलेवेंट लाज हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में वो काम करता है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो हमें जो है वो उसके लाज को पढ़ना पड़ेगा कि स्टेट बैंक की क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कितनी सिक्योरिटी है, क्या है, उस हिसाब से परमिशन लेनी होगी। बैंक को आगे हम खोलेंगे, बनाएंगे, चलाएंगे। इसके अलावा अगर जैसे कोई हम अखबारात बना रहे हैं, कोई अखबार, कोई न्यूज़ चैनल बना रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको वहाँ से पैमरा से दूसरी जगहों से परमिशन जो भी लेनी है वो लेनी होगी, उसके लाश पढ़ना होगी। पैमरा के लाश पढ़ो आप, आपको पता चलेगा कि भाई इस तरीके से इसकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह से हमने ये काम को आगे लेकर चलना है। छोटे लेवल पर अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई आपके पास आता है कि भाई हमने रेस्टोरेंट्स बनाने हैं, तो आप ये सोचो कि हम और आप जो है वो कभी उसको ये सजेशन नहीं दे सकते कि आप अपने रेस्टोरेंट का नाम मैकडोनल्ड्स रखो, KFC रखो। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो नाम है वो पहले से रजिस्टर्ड हुए हैं, इस नाम से आप कंपनी नहीं बना सकते। अच्छा, आपको फूड लॉस पढ़ना है, अगर किसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो फूड लॉस के ऊपर फोकस करो कि भाई इस तरीके से ये इसके फूड लॉस होंगे, इस तरह से काम होगा। अच्छा, जब शेयर्स को हम पैसे देकर ख़रीद लेते हैं, यानी मिम्बरान जब किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं, 100 रुपये का एक शेयर है और उस किसी ने 5 खरीदे, किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 5,000 खरीदे, वो जो शेयर्स लोग ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के अवज़ पैसे जमा कराते हैं, वो जब पैसे कंपनी के पास आते हैं तो वो कंपनी का पेड अप कैपिटल कहलाता है। इस बात को आप समझो, जो मेन चीज़ें इसकी, वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। और वो जो कंपनी की कैपेसिटी है कि भाई इतने तक के आप शेयर जो है वो इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो जो कंपनी की कैपेसिटी है वो ऑथराइज कैपिटल कहलाता है कि भाई इतने की आपको इजाज़त है। आम तौर से कंपनी को अगर 5 लाख शेयर्स सेल करने की इजाज़त है तो वो पूरे 5 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर नहीं बेचती, 2 लाख बेच दिए, 1 लाख बेच दिए और अपना पेड अप कैपिटल करके अपना काम शुरू करती है। फिर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी शेयर्स बेच देगी, ऐसा करता है। अच्छा, ये बात भी याद रखने की है कि ये सारी बातें लिखी होती हैं मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अंदर लिखा होता है कि इतने शेयर्स जो हैं वो आप बेच सकते हैं, यह आपका ऑथराइज कैपिटल होगा, ये उसके अंदर लिखा हुआ होता है। अच्छा, एक बात जैसा कि मैंने बताया कि
2017 के बाद से एक आदमी भी जो है वो अपनी कंपनी बना सकता है। तो एक आदमी जो कंपनी बनाएगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही सब ब्रांच कहलाएगी। इस बात को आप याद रखें। जब कंपनीज में शेयर्स की ट्रांजैक्शन पर पाबंदी हो और मेंबर्स की तादाद 50 तक हो, उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देखो 50 तक की हद है ना, अगर एक बंदा है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कहलाएगी, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कहलाएगी। वो 50 तक जिसकी हद है, यानी 50 मेंबर तक हैं जिसमें, तो 50 से ज़्यादा नहीं है, एक मेंबर है या 40 मेंबर है या 50 मेंबर है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। पब्लिक लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। 50 से ज़्यादा होंगे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो कंपनी एससीसीपी में इनलिस्ट है वो इनलिस्टेड कंपनी कहलाती है, यानी कि वो जैसे 100 इंडेक्स आ रहा होता है KESC का, और उसके अंदर और भी कंपनियां होती हैं, लेकिन वो 100 इंडेक्स हम बोलते हैं कि भाई ये जो टॉप की 100 कंपनीज है उसके नाम इसके अंदर आ रहे हैं, वहाँ से शेयर्स को ख़रीदे जा सकते हैं, सेल आउट किए जा सकते हैं, तो वो कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। बिल्कुल सादा ज़बान में आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। डिविडेंड जो है, अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये आसान अल्फाज में ये समझाया जा सकता है कि डिविडेंड का मतलब मुनाफा है, कि हमने जो कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं, किसी आदमी ने 100 वाले शेयर 10 खरीदे, 1000 रुपये हो गए, किसी आदमी ने 100 वाले शेयर 20 खरीदे, उसके 2000 हो गए। तो जो पैसे हमने लगाए हुए हैं कंपनी के अंदर, उसका मुनाफा हमें मिलता है। कंपनीज आमतौर से सालाना बेसिस पर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 6%, 8% एक एवरेज जो है उसकी वो देती है। इतना डिविडेंड हमारे यहाँ मिलता है। कुछ जो हाई लेवल की कंपनीज हैं वो 12 से 14%, और बहुत ही जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी 18%। इससे ज़्यादा का तो हमारे यहाँ आमतौर से एवरेज में नहीं आता। ये डिविडेंड जो है वो सालाना बेसिस के ऊपर मिलता है। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि वो साल में 2 मरतबा 3 मरतबा भी डिविडेंड देती है, उसको डिवाइड करके इस तरह से करके। वो जब आप इसको पढ़ेंगे गहराई में आपको पता चलेगा, जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र है, दूसरी है, ये बहुत बहुत डिविडेंड मिलता है। MCB है, HBL है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं इसके अंदर डिविडेंड के। इसके अलावा मैं जो आपको ये बताऊं कि रेगुलेटरी बॉडी जो है वो असल में ये मामला है उसका कि सेल्फ प्रैक्टिशनर जो अकेला आदमी जो कारोबार कर रहा है और पार्टनरशिप बिजनेस जो एक से ज़्यादा यानी 2-10 आदमी जो भी मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप और कंपनी, इनकी रेगुलेटरी बॉडी होती है। हुआ ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर शुरू के अंदर तो ऐसा सिस्टम था कि भाई राइस मिल भी उसी की होती थी कंपनी की, और बिजली भी जो है वो कंपनी की होती थी, गैस भी जो है वो हुकूमत की होती थी, हुकूमती कंपनी, सारी चीज़ें हुकूमत चलाती थी। ये 90s के बाद ऐसा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है और प्राइवेट सेक्टर ये सारे काम करता है। ये जिन इदारों के अंडर में काम करता है, यानी SCCP के अंडर में कुछ काम करती हैं कंपनीज, कुछ स्टेट बैंक के अंडर में करती हैं। SCCP के अंदर तो जिनके भी शेयर्स हैं वो करती ही करती हैं। बाकी ये है कि उसका अगर उसकी रेगुलेटरी बॉडी से देखा जाए तो कोई भी जो बैंक है, MCB बैंक है या मीज़ान बैंक है, वो स्टेट बैंक के अंडर में है, तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी स्टेट बैंक है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि कोई अखबार या न्यूज़ चैनल आप बनाना चाह रहे हो तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी पैमरा है। वो का जो है पैमरा उसको देखेगी कि ये एक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर झूठी खबरें लगा रहे हैं तो भाई ऐसा किया जाए कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए, इसको बैंड लग जाए, ये मामला तो नहीं, सब वहाँ से होता है इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जो कि कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस से बहुत अहम है। अगर शेयर होल्डर्स के साथ कोई मसला हो जाता है, यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं हो रही
कुछ नहीं हो रहा और उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा, कुछ और मसला हो जाता है, तो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उससे मुतालिक एक्शन ले सकती है। रेगुलेटरी बॉडी उससे मुतालिक एक्शन ले सकती है, उसको जो है वो बंद भी कराया जा सकता है कंपनी को, और ख़त्म करा के सब कुछ करके, यानी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर लीगल टर्म की बात करें, वो कर सकती है। अच्छा, एससीसीपी भी कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर कंपनीज ला अपने कंपनी लाज हैं, तो उसके मुताबिक किसी भी कंपनी की जो वाइंडिंग अप होगी वो कोर्ट के ज़रिए से होगी। हमारे यहाँ कोर्ट की प्रैक्टिस है, एससीसीबी की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन पावर एससीसीबी की भी होती है, और रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट में इस तरह से काम करती है। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपना इस मैटर के ऊपर जो कारोबार के हिसाब से है, तो इस बात को मैं आपको मलूज़ खातिर लगाऊँ, आपको बताऊँ, समझाऊँ कि ट्रांसपेरेंसी के लिए मीटिंग के मिनट्स भी बनाए जाएंगे। जो बॉडी है वो ये देखती है कि भाई आप जो है वो जो भी आपने मीटिंग करी है साल के अंदर 3 मरतबा 4 मरतबा, उसके मिनट्स क्या हैं, क्या मौजू था, किस मौजू के ऊपर मीटिंग हुई है, क्या फ़ैसला किया आपने, वो भी मिनट्स भी बनाए जाएंगे। उसको एससीसीपी देखता है, उसको चेक करता है कि ये बात इस तरह से। वाइंडिंग अप के अंदर जो है वो आप इस बात को समझें कि अगर ये कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ मामला हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट रेगुलेटरी बॉडी काम करेगी, और इसके अंदर जो है वो लिक्विडेटर का बहुत अहम किरदार है। यानी कि लिक्विडेटर को कोर्ट अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर क्या करता है कि कंपनी के जो भी मामलात हैं, जो भी उसके एसिड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको अपने अंडर में लेता है, उसको सेल करा जाता है, ये सब कुछ होता है। अच्छा, मैंने जहाँ तक बताया कि मेंबरान जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी वाइंडिंग अप करा सकते हैं, और जो है वो रेगुलेटरी बॉडी भी करा सकती है, एससीसीपी के ज़रिए से भी हो सकती है, केस हाई कोर्ट में लगता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक अहम जो है वो क्रेडिटर है, यानी कंपनी किसी से उधार लेती है। अब कंपनी ने किसी दूसरे से उधार लिया है जो उसके क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स को ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है वो कुछ सही नहीं चल रही है, और इसके अंदर मामलात और उसके एसिड्स जो हैं वो क्रेडिट से जो है ना कम है, क्रेडिट ज़्यादा है और एसिड्स कम है, तो वो भी इसका जो है वो वाइंडिंग अप का प्रोसेस करा सकते हैं। ताज कंपनी जो थी उसका जो केस है वाइंडिंग अप का बहुत अहम है, वो आप इस मामले में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कॉरपोरेट साइड की, तो इस बात को समझें कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। किसी कंपनी के अंदर आप कोई काम लेने के लिए जाएंगे, कुछ बात होगी, कुछ मामला होगा, इंग्लिश प्लस उर्दू। हमारे यहाँ उर्दू तो क्योंकि हमारी लैंग्वेज है हम जानते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से सिलेस उर्दू में कॉन्ट्रैक्ट्स को, किसी मैटर को समझाना, लिखना, पढ़ना होता है, उस चीज़ को समझना है आपने, और इन्फ्लुएंट इंग्लिश करनी है आपकी। अपनी इंग्लिश के ऊपर आपने जो है फुल कमांड रखनी है कि ये इंग्लिश आपकी ऐसे हो जैसे उर्दू। बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश करके आपने अपनी इंग्लिश को उसके अंदर लाना है, और सेटिंग बनानी है अपनी इंग्लिश के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, और हर मैटर को एनालिसिस के ऊपर लेकर आना है। अच्छा, जैसे कि हम जॉइंट वेंचर बनाते हैं, कुछ कंपनीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, आमतौर से इंग्लिश में ही बनते हैं वो सब। आपकी अगर ये इंग्लिश बेहतर होगी, हमारे यहाँ के बहुत सारे वकील जो है वो दुबई के अंदर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। आप अगर अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर लें, आप जो है वो, अगर मिसाल के तौर पर हम जो है वो बैंकिंग के काम के अंदर माहिर हो जाते हैं, हम जो है वो अपना ये जो बिजली घर का मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी वाला मैटर, इसके अंदर माहिर हो जाते हैं, हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश में, इंडिया में, थाईलैंड में और जगहों पर भी ये काम जो है अपना बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसीलिए बात ये है कि ये जो प्रैक्टिस है कॉरपोरेट की, ये फाइनेंशियल इशू होता है।
ये हमारे दरमियान में कोई आना की बात नहीं होती। आपने इसके अंदर अपने आप को ऐसा बनाना है कि दोनों पार्टियों का फ़ायदा, इस बात को समझें कि हमारी जो दूसरी प्रैक्टिस है क्रिमिनल साइड की या सिविल साइड की, हम उसके अंदर अपनी पार्टी का फ़ायदा सोचते हैं, दूसरी पार्टी के फ़ायदे की बात नहीं। ये क्योंकि फाइनेंशियल इशू है और इसके अंदर कंपनी का जो फ़ायदा है वो कॉन्ट्रैक्ट के होने में है। कॉन्ट्रैक्ट को हमने ख़राब कराने वाली बातें नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाए। अच्छा, आपने अगर किसी बात को छुपा के, आगे पीछे करके, कुछ और करके अपनी कंपनी को, जिसके आप एम्प्लॉई हो, उसको फ़ायदा पहुंचाते हो और दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए, जॉइंट वेंचर पर साइन भी हो जाए, लेकिन मीनवाइल जब वो बात खुलेगी और कोई मामला ऐसा क्रिएट हो जाएगा, जैसे कोई बैंक है, बैंक के अंदर कोई जो क्रेडिट, जो उनसे पैसे लेंगे, उधार लेंगे, वापस करेंगे, लोन होगा, ऐसा होगा, उसके अंदर आप कुछ ऐसी बातें लिखते हो, कुछ गड़बड़ करते हो आप, तो उससे ये होगा कि कंपनी से वो मामला ख़त्म हो जाएगा, लोग वहाँ पर पैसे नहीं रखवाएंगे, नुकसान हो जाएगा। आपने इस बात को कंसीडर करना है कि सबको फ़ायदा पहुँचे। एक ऐसा मैटर देख के कि दो कंपनी का आपस के अंदर मायदा हो रहा है, मामलात हो रहे हैं, फाइनेंशियल इशू है, वो भी अकल समझ रखते हैं, हम भी रखते हैं अकल समझ, हम अपना भी कोई नुकसान नहीं करेंगे, उसका भी कोई नुकसान नहीं करें, देर पा काम चले, बिजनेस है ये कोई आना की बात नहीं है, किसी को फांसी नहीं होने वाली है। इस नेचर को आपने बरकरार रखना है अपने अंदर, इस नेचर को पैदा करना है और डिस्प्यूट पैदा नहीं होने देना है। आपको एज अ फैसिलिटेटर काम करना है, यानी कि हम देखो, हम बहस करते हैं, जाहिर सी बात है, जब आप कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस करते हैं, दो कंपनीज का आपस के अंदर मुआहदा हो रहा है, आमतौर से ऐसा होता है कि हम भी 4 आदमी बैठे हैं, सामने वाले साइड से भी 4 आदमी बैठे हैं, हमारी आपस में बातचीत चल रही, तो आपने एज अ फैसिलिटेटर, बार्गेनिंग होगी, मामलात पे बार्गेनिंग होगी, कानूनी तौर पे भी बातचीत होगी, लेकिन घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, सीधी बात करनी है, उसूली बात करनी है, उसके ऊपर चलना है और कोशिश ये करनी है कि काम हो जाए। ये जो एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं, ये एग्रीमेंट हमारा हो जाए। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उस मामले को ख़राब नहीं करना है। कंपनी भी उसी आदमी को जो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस के अंदर इस नेचर का होगा, उसे पसंद करेगी। इस बात को आप समझें, इस तरह से अगर आप चलेंगे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, वकीलों को अपनी कंपनी बनाना पड़ती है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, कंपनी से मुराद ये नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। आपको अगर कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करनी है, कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस आम तौर से अकेले आदमी का काम नहीं होता। कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस ये होता है कि भाई हम जो है वो 4-5 वकील कम से कम आपस के अंदर मिलके काम करेंगे, 10 वकील मिलके काम करेंगे। इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या, अमेरिका के अंदर क्या, जो नंबर ऑफ लॉयर्स के हिसाब से जो कंपनीज़ हैं, वो तकरीबन जो है वो कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस करने वाली होती है। और ये जो इंडिविजुअल साइड की जो प्रैक्टिस है, ये इंडिविजुअल साइड की प्रैक्टिस जो है वो कॉर्पोरेट के अंदर इतनी जल्दी से कामयाब नहीं हो पाती है, ये ऐसा नहीं हो पाता है, ये परेशानी की बात होती है। बहरहाल मेरा ये कंक्लूजन है कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस या सिविल साइड या क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस के हवाले से, कि अगर आपका जहन ये है कि मैंने इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से करना है, ये सब कुछ करना है, तो आप कॉर्पोरेट साइड के ऊपर नहीं कर पाएंगे। वो अकेले आदमी का काम नहीं है, उसके अंदर एक ग्रुप का काम होता है। 2 आदमी एक काम करेंगे, एक ये करेगा, एक ये करेगा, मेरी इसमें स्पेशलाइजेशन है, उसकी इसमें स्पेशलाइजेशन है। हम मिलकर किसी को जो है वो ये देते हैं एडवाइस कि आपने ऐसा करना है, अपना व्यू बताते हैं कानूनी तौर पर महारत से। तो वो एक कंपनी की सूरत में हम लोग काम करते हैं, आपस के अंदर डिवाइड करते हैं काम को, उसकी रिसर्च वर्क को इस हिसाब से करते हैं। ये जो हम वैसे इंडिविजुअल जो सिविल साइड की, क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि 2-3 साल, 5 साल आपने किसी सीनियर के साथ काम किया और उसके बाद आप अपना एक जो है वो एक आइडेंटिटी बना के अपना कोई काम शुरू कर देते हैं, इस तरह से होता है। और मज़ीद वीडियोस बनाएंगे कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस के ऊपर एट लेंथ। ये उम्मीद है कि क्योंकि पहली वीडियो थी, इस हिसाब से आपको पसंद आई होगी। एक मेहनत है, कोशिश है आपको समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।